जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आपको बताएं कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए हम देख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान देख रहे थे, और संविधान में आज हम देखेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, अनुसूचियाँ और भाग के बारे में तो बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। दोस्तों, आज को आपको बता दें दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको सारे के सारी अनुसूचियाँ अपने आप दोस्तों रटा दूंगा मैं। ठीक है, चाहे ट्रिक के माध्यम से चाहे समझा करके, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दूं आपको कि दोस्तों आपके लिए जाना होगा आपको प्लेलिस्ट में। वहाँ देखिए हमने स्टैटिक जीके 2.0 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है। यहाँ पे दोस्तों सारी स्टैटिक जीके आपको नई अपडेटेड तरीके से पढ़ा रहा हूँ। रेगुलर दोस्तों क्लासेस आ रहे हैं तो पढ़ लीजिएगा यूपी पुलिस के लिए। इसके अलावा पॉलिटी पढ़ा दी दोस्तों, ये यूपीएसआई, यूपी पुलिस और अदर एग्जाम सबके लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा जियोग्राफी में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, पढ़ा चुका हूँ, इसको पढ़ लीजिए। करंट अफेयर पढ़ा चुका हूँ और इतिहास पढ़ा चुका हूँ। और दोस्तों जिनको चाहिए पीडीएफ तो मैं आपको बता दूँ कि जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जाइए ई बुक्स वाले कॉलम में दोस्तों, और जैसे ही जाते दोस्तों ये देखिए यहाँ पे आपको दोस्तों दिख जाएगा भारतीय संविधान। देखिए इसी से मैं पूरा का पूरा पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो इस ई बुक को आप 50 रुपये में लेकर के दोस्तों बाहर निकलवा सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों जियोग्राफी का है, उसी प्रकार से संपूर्ण इतिहास का भी है। और दोस्तों कंप्यूटर बैच हमारा मात्र 199 में, ठीक है, सभी यूपी SSS सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, सेम सिलेबस है उनका, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, वीपी हो, असिस्टेंट अकाउंटेंट हो, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल हो, एजीटी हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड हो तो ले सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटेजी के दोस्तों ये यूपी पुलिस के रामबाण सिद्ध होती है दोस्तों। यूपी पुलिस होगा, यूपीएसआई हो गया, यूपीएसआई हो गया और जीडी सबके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, स्ट्रेटेजी के मात्र 99 रुपीज़ में दोस्तों आप इसको ऐप पे जाकर के ले सकते हैं। फिर दोस्तों इस नंबर पे आप 99 रुपये पे करके दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज के व्हाट्सअप करके, ओनली व्हाट्सअप करके दोस्तों ये हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा सफलता 2.0 बैच है जूनियर असिस्टेंट के लिए मात्र 399 में, तो इसको भी आप परचेस कर सकते हैं हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर जा करके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरे साथियों आज हम देखेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की अनुसूचियाँ यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत क्वेश्चन आते भी हैं। हर एक एग्ज़ाम में दोस्तों संविधान से क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादातर दोस्तों अनुसूची से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। चलिए अब देखिए आपसे क्या क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन करता है, क्या पूछता है कि भैया मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब हमारा संविधान बनके तैयार होता तब दोस्तों 12 अनुसूची नहीं थी, तब आपकी 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी मूल संविधान में साथियों, तो आप बताना 8 अनुसूचियाँ थी केवल मूल संविधान में। अब वर्तमान में कितनी दोस्तों 12 हो गई, यानी कि 4 बढ़ी होंगी ना, 4 तो बढ़ाई गई होंगी। तो 4 कब बढ़ी मैं थोड़ा सा एक बार आपको बता भी देता हूँ, और दोस्तों उसके बाद मैं उनको देखूंगा भी, तो आपको शॉर्ट में बता दूँ। देखिए 8 तक तो थी, तो 9वां दोस्तों क्या था, भूमि सुधार। 9 नंबर किससे था, भूमि सुधार संबंधित था। ठीक है, कब जोड़ा गया, पहला संशोधन करके 1951 में। फिर दोस्तों 10वां दल बदल आ गया, दल बदल है ना, ये नीतीश बाबू से संबंधित है, आप समझिएगा, दल बदल है ना। और दोस्तों ये है आपका 52वां संविधान संशोधन द्वारा। 11वां दोस्तों ग्राम पंचायत, क्या ग्राम पंचायत दोस्तों, ये 73वां संविधान संशोधन था। और 12वां था नगर पंचायत है ना, नगर पालिका नगर पंचायत दोस्तों, और ये 74वां संविधान संशोधन था। तो दोस्तों ये 4 संविधान संशोधन करके दोस्तों 4 अनुसूचियाँ अलग से जोड़ी गई। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली अनुसूची से। फिर इनको हम पहले समझाएंगे दोस्तों, उसके बाद आपको रटाने की कोशिश भी करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए देखिए पहली अनुसूची में क्या है, तो पहली अनुसूची में देखिए कोई भी चीज़ें आप जाओगे तो पहले किसी के बारे में पूछोगे, पहले उसके बारे में। तो भारत के बारे में है, तो भारत का दोस्तों विस्तार कहाँ कहाँ तक है, तो प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्य और संघ शासित प्रदेश, यानी कि कितना बड़ा देश है। ठीक है, तो यूपीएसआई में पूछा गया था कि प्रथम अनुसूची में क्या है। ठीक है, तो कितने राज्य हैं, 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के दोस्तों इसमें सूची दी हुई है, इसमें पहली अनुसूची में। ठीक है, पहली सूची में दोस्तों कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित प्रदेश हैं, क्या है, ये सबकी सूची दी हुई है। चलिए दूसरे में दोस्तों क्या है, वेतन भत्ते। क्या है, वेतन भत्ते दोस्तों। देखिए हमारा देश कितना बड़ा है दोस्तों, ठीक है, कितना बड़ा है। अब दोस्तों इसमें जो लोग होंगे उनको देखिए इतना बड़ा देश है हमारा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहला में ये समझ लिया हमने। अब दूसरे में दोस्तों हम आएंगे, तो दूसरे में दोस्तों इनको रहने के लिए कुछ वेतन तो देना पड़ेगा भैया, उनका गुजारा भत्ता होगा। तो दोस्तों दूसरे में क्या है, वेतन और भत्ते, मतलब वेतन देना पड़ेगा जो लोग रह रहे हैं इसमें। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो वेतन भत्ते, और किसके वेतन भत्तों के बारे में बात की गई है, किसके वेतन भत्ते की बात दोस्तों दूसरी अनुसूची में की गई, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो किसकी, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की है ना, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति की,
ठीक है। और दोस्तों राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति की, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG, ठीक है। तो इनके बारे में भी बताएगा। तो किन किन के वेतन और भत्ते की बात दूसरी सूची में की गई है, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, है ना, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में, राज्य विधान परिषदों के सभापति उपसभापति के बारे में, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में इसमें दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते के बारे में बात की गई। ठीक है, चलिए पहले मैं राज्य के बारे में बताया, फिर दोस्तों दूसरे में वहाँ जो राज्य के लोग रह रहे हैं उनको वेतन और भत्ते देने पड़ेंगे। ठीक है, अब सो वेतन भत्ते तो मिल जाएंगे, फिर उसके बाद उनको दोस्तों कसम भी तो खिलाई जाएगी, भैया हाँ पैसे दे दिए, अब भैया कसम खाओगे आप सही से काम करोगे, यानी तीसरे पे क्या होगा, शपथ आ जाएगा। तो तीसरे में दोस्तों शपथ की बात की गई है। तो किन किन लोगों की शपथ के बारे में तीसरी सूची में बात की गई दोस्तों, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया 2017 में। तो किन के बारे में दोस्तों, संघ के जो मंत्री होंगे उनकी शपथ के बारे में, संसद के लिए निर्वाचित हेतु अभ्यर्थी जो होंगे उनके लिए, संसद के सदस्यों के शपथ के बारे में, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के बारे में, ठीक है, उनके शपथ के बारे में बताया गया है। वहीं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया, राज्य मंत्री हो गया, और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के बारे में बात की गई शपथ के बारे में। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि क्या राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात दोस्तों तीसरी अनुसूची में की गई, तो भैया बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति की शपथ दोस्तों अनुच्छेद 60 में दी गई है। ठीक, आप अनुच्छेद 60 पढ़ेंगे तो 60 में राष्ट्रपति का शपथ, यानी राष्ट्रपति के शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में बात नहीं की गई है बिल्कुल भी। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची में किसके बारे में बात नहीं की गई, राष्ट्रपति के दोस्तों शपथ की बात तीसरी अनुसूची में नहीं की गई है। इतने लोग दोस्तों जिनके बारे में बात की गई, आपसे पूछ सकता है कि तीसरी अनुसूची में किसके शपथ की बात की गई है, हो सकता है वहाँ पर राष्ट्रपति जी दे दें। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, चलिए चौथे में दोस्तों, अब चौथी में क्या होगा दोस्तों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच दोस्तों क्या होगा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। सीधे से आप समझिएगा कि राज्यसभा में कितनी सीटें किस राज्य की होंगी, उसके बंटवारे के बारे में चौथी अनुसूची में दिया गया। अभी मैं इसको ट्रिक से समझाऊंगा एक तरफ से। ठीक है, तो चौथी में दोस्तों राज्यसभा में सीटों का बंटवारा बताया गया, यूपीएससी 2017 में पूछा गया। अब पाँचवीं में दोस्तों क्या है कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में, उनमें प्रशासन कैसे करना, उन पर नियंत्रण कैसे रखना, उसके कुछ उपबंध दिए गए। किसमें, पाँचवीं में क्या कहा गया है कि भैया जो अनुसूचित जनजातियां हैं या फिर अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं, उनमें प्रशासन कैसे होगा, उन पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा दोस्तों, इसके बारे में बताया गया। किसमें, पाँचवीं अनुसूची में। ठीक है, पाँचवीं सूची में क्या बताया गया कि भैया जो भी अनुसूचित या फिर दोस्तों जनजाति क्षेत्र हैं उन पर प्रशासन कैसे किया जाएगा, उनको चलाया कैसे जाएगा, इसके बारे में बताया गया। अब दोस्तों छठवीं में क्या हुआ कि छठवीं में दोस्तों पूछा गया दोस्तों कितने जनजाति क्षेत्र हैं। तो आपको याद रखना छठवीं में 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया। 4 राज्य टोटल दोस्तों 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में बताया गया जो कि जनजाति क्षेत्र हैं। ठीक, कौन कौन से, अमेय मित्र याद रखेंगे। क्या लिखेंगे शॉर्ट ट्रिक में, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता कि छठवीं अनुसूची में कौन से राज्य नहीं हैं, तो 3 ये दे देगा, एक कोई अलग दे देगा ना। तो अमेय मित्र, आ से असम, में से मेघालय, और मी से दोस्तों मिजोरम, और त्रि से त्रिपुरा। तो अमेय मित्र दोस्तों कहते हैं ना, अमेय मित्र यार कैसे, है ना। तो अमेय मित्र असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा दोस्तों ये चीज़ याद रखेंगे छठवीं अनुसूची में। ठीक है, ठीक है, छठवीं अनुसूची में अमेय मित्र आ जाएंगे। अब देखिए सातवीं में क्या है, सातवीं में दोस्तों सातवीं में शक्तियों का बंटवारा, 7 से 7 और 7 से शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, कहते हैं हम साथ साथ नहीं रहेंगे भैया, हमको बंटवारा कर दो। जैसे घर में क्या होता है कि सभी लोग साथ साथ रहते हैं, अचानक कहते हैं भैया हम साथ साथ नहीं रहेंगे, हमको हमारी ज़मीन का बंटवारा कर दो। तो उसी प्रकार से दोस्तों केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कि कौन सी अनुसूची कौन से विषय पे कौन काम करेगा। ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। तो साथियों सातवीं अनुसूची में 3 भागों में शक्तियों को बांटा गया है। संघ सूची जिसमें दोस्तों विषय कितने, पहले 97 थे दोस्तों, अब बढ़ के 100 हो गए हैं। राज्य सूची में दोस्तों पहले 66 विषय थे, अब 61 हो गए हैं। ठीक है, समर्थित सूची में पहले 47 विषय थे, अब 52 हो गए। दोस्तों ये संघ में ना, संघ और राज्य के मध्य दोस्तों शक्तियों का बंटवारा किसमें, सातवीं अनुसूची में। अब देखिए सातवीं के बाद दोस्तों 8वीं में आएंगे। तो 8वीं में दोस्तों भाषाओं के बारे में बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी यूपी पुलिस में पूछा गया है कि किसमें दोस्तों मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बात की गई है, तो 8वीं अनुसूची में। अब देखिए 8वीं अनुसूची में अगर बात करें, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब दोस्तों इसमें केवल 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई। तो 14 भाषाएं पहले कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं। जैसे असमिया हो गया, बांग्ला हो गया, गुजराती हो गया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी। ठीक, कोंकणी कहाँ की है दोस्तों, आपको पता होगा गोवा की। ठीक है, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी
और दोस्तों संस्कृत और हिंदी, ये 14 भाषाएं पहले से थी मूल संविधान में। उसके बाद दोस्तों संशोधन करके जोड़े जाते हैं कुछ, ठीक है, जैसे 21 में सिंधी, ठीक है, सिंधी मतलब शादी, देखिए शादी में जाते 21 रुपये लिखाते हैं ना, तो ऐसे याद कर लेंगे 21 रुपये कहाँ शादी में, यानी शादी से सिंधी। दोस्तों 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई दोस्तों, 14 1 15 हो गए, ठीक है। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 71वां नमक जोड़ा गया ना, 71 में क्या नमक लाया गया, तो दोस्तों नमक ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी, तो नेपाली मणिपुरी कोंकणी दोस्तों ये हो गया 71वां संविधान संशोधन। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया यूपीएससी 2021 में, ठीक है, तो नमक 71 में नमक, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं 92, देखिए दोनों जोड़िए 21 71 का होगा 92, तो 92 में दोस्तों 92 में बोडो डोगरी मैथिली संताली, देखिए यहाँ 15 थे और 3 जोड़े 18 हो गए, और 18 4 कितने हो गए 22, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में क्या हुआ, बोडो डोगरी मैथिली संताली जोड़ी गई दोस्तों, जिससे क्या हो गया टोटल 22 भाषाएं हो गई। और याद रखना राज्य भाषा का दर्जा तो कौन देता है दोस्तों, गृह मंत्रालय द्वारा किसी भी भाषा को 8वीं सूची में डालने की कवायद करता है, ठीक है। चलिए तो 8वीं सूची समझ गए। चलिए अब 9वीं सूची दोस्तों ये लाई गई बाद में दोस्तों, आपको हमने बताया कि 8 अनुसूचियाँ थी, 9वीं बाद में लाई गई। तो 9वीं अनुसूची कब लाई गई, तो पहला संशोधन किया गया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि पहला संशोधन कब किया गया, 1951 में। इसमें क्या किया गया दोस्तों, भूमि सुधारों एवं जमींदारी उन्मूलन के लिए दोस्तों, ठीक है। और आपको बता दें कि भूमि सुधार संबंधित ये कानून लाए गए थे। और आपको बता दें कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्राप्त है दोस्तों, ठीक। और जबकि देखिए समझिएगा, अनुसूची जब लागू की गई थी तब इसमें 13 कानून थे, वर्तमान में इनको बढ़ा के 284 कर दिया गया। देखिए जब लागू की गई थी तब उस समय कुछ 13 कानून बनाए गए थे, अब इनको बढ़ा करके 284 के आसपास कर दिया गया। तो दोस्तों अच्छी समझ होंगे, ठीक है। तो 9वीं सूची आपने देख लिया कि 9वीं सूची में क्या है, भूमि सुधारों संबंधी। देखिए सिंपल सा आप याद रखना कि 9वीं सूची कब की गई, तो पहले संशोधन द्वारा 1951 में, ठीक है। और क्या है इसमें, तो भूमि सुधार, बस इतना से यार कि ये चीज़ें आपकी फालतू चीज़ें ये एडिशनल है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको बता दें एक दोस्तों केस आता है कि वामन राव के मामले 1981 में। देखिए इसमें यह स्पष्ट कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि के बाद 9वीं सूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी कि इनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपके 9वीं सूची इसके बाद के मामले हैं दोस्तों तो आप जा सकते हैं, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। चलिए आप 10वीं सूची की बात कर ले, बहुत ज़्यादा दोस्तों ये आपको इसको जानना ही जरूरी है। क्यों, क्योंकि दोस्तों आपको पता है अभी दोस्तों क्या हुआ है कि एनडीए ने सरकार बनाया है दोस्तों, मतलब बीजेपी की मेजोरिटी नहीं है दोस्तों, एनडीए के साथ मिलकर बनाया है, जिसमें नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के बारे में बात चल रही है दोस्तों। दरबदल कानून आप समझ लीजिए, इसके बारे में बहुत चर्चा होती है। दरबदल 10वीं अनुसूची, दा से 10वीं, दा से दरबदल ना याद रखेंगे, दा से दा है ना, ऐसे याद हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन 1985 किया गया दरबदल कानून लाने के लिए। दोस्तों आपको पता है कि क्या होता है इसमें दोस्तों, यार कि दर बदल विरोधी कानून है, किन पर लागू होता है दोस्तों, संसद और विधानमंडल के सदस्यों पर, ठीक है। यानी कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल में दोस्तों है ना, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक, सब में लागू होगा। क्या होता, उद्देश्य क्यों था, तो दोस्तों उद्देश्य ये था इसका लाने का कि राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले नेताओं को अयोग्य घोषित करार देना, ताकि संसद में स्थिरता बनी रहे। मतलब ऐसा होता है दोस्तों, एक गया राम थे दोस्तों, वो एक ही दिन में कई सारी पार्टी बदल लेते, आया राम गया राम उसी से प्रचलित हुआ था। तो उनको देखते हुए दोस्तों कहा गया कि ऐसे भी कुछ नेताएं हैं, जैसे कि आज मान ले, समझिएगा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, नीतीश बाबू कहें कांग्रेस कहे आवाम को प्रधानमंत्री बनाते, कहें चलो ठीक है मैं इधर आ गया, फिर प्रधानमंत्री वो नाराज हुए, बीजेपी बुलाए भैया आ जाओ इतने पैसे देंगे, फिर बीजेपी में आ जाएं, फिर दोस्तों इस तरीके से मतलब ये अस्थिरता बनी रहेगी और कभी भी ये चीज़ें सही से चल नहीं पाएंगी। इसलिए दोस्तों इस कानून को लाया गया। अब दोस्तों आयोग घोषित कैसे किए जाते हैं, तो मैं बताऊँ कि देखिए इनमें जैसे संसद आयोग घोषित कैसे करेंगे भैया, ये कैसे दल बदल विरोधी कानून के कैसे मानेंगे, हाँ ये इनको आयोग घोषित करो, ठीक है, समझिएगा। वैसे आयोग घोषित कौन करेगा, अब इसके बारे में बात करेंगे, कैसे आयोग घोषित किया जा सकता है। तो पहली चीज़, यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ले, मान लिया कोई निर्वाचित सदस्य है वो कहे नहीं इस पार्टी में जाएंगे, तो तब हो सकता है। यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल है, मान लिया कोई दोस्तों निर्दलीय लड़ा है चुनाव, फिर वो बीजेपी में आ जाए या फिर दोस्तों कांग्रेस में चला जाए, तब उसके ऊपर दोस्तों चीज़ें लागू हो सकती है, ठीक है। चलिए तीसरा है, यदि किसी सदस्य द्वारा सदन की में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाए। मान ले दोस्तों, अब देखिए मान लिया आप कांग्रेस से हैं, अब कांग्रेस कोई वोट लाएगा दोस्तों, कोई भी चीज़ें पड़ी उसमें वोटिंग में, आपने कांग्रेस के विपक्ष में दे दिया, तब दोस्तों इसमें दिक्कत हो सकती है, आपके ऊपर ये चीज़ें आयोग घोषित करने के लिए बात जा सकती है, ठीक। घोषित करेगा कौन, तो वो ये लोग नहीं करेंगे पार्टी वाले, वो अलग चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है।
चौथा, यदि कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग करता है यानी कि व्हिप का उल्लंघन करता है। देखिए व्हिप क्या होता है दोस्तों, है ना। जैसे मान लिया दोस्तों कल मान लिया कहा गया कि भैया कल क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा हमारे खिलाफ। कल क्या है, जैसे मैंने कहा, जैसे कांग्रेस वाले कहे कि कल क्या होगा, कल अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे बीजेपी के खिलाफ, आप लोगों को सबको आना है और दोस्तों वोटिंग करना है। अब दोस्तों क्या करें, कुछ कांग्रेस के नेता हों जिनको बीजेपी थोड़ा सा कुछ मिल जाए, समझिएगा मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, किसी पे वो नहीं कह रहा ना। तो मान लिया वो लोग दोस्तों वहाँ आए हैं, वोटिंग करने ना आए, दोस्तों व्हिप का उल्लंघन किया, मतलब व्हिप मतलब एक आदेश होता है पार्टी हाँ कल आना है, तो उसका भी उल्लंघन करते हैं दोस्तों, तब भी दोस्तों ये चीज़ लाई जा सकती है। अगला है कि 6 महीने की समाप्ति के बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य, है ना, किसी पार्टी में शामिल हो जाए। मान लो दोस्तों आपको पता है राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, उनमें दोस्तों 6 महीने बीत जाएं, उसके बाद दोस्तों वो कहे कि नहीं मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा, तब भी दोस्तों उसके खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। और कब आयोग नहीं माना जाएगा, तो समझिएगा ये दोस्तों क्या होता, पहले क्या था कि किसी भी पार्टी के 1/3 सदस्य अगर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते दोस्तों, तो वो आयोग घोषित नहीं होगा, है ना। 1/3 मतलब दोस्तों 30 लोग हैं किसी पार्टी में, तो 30 में से 10 अगर सदस्य चाहते हैं किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते, वो तो अयोग्य नहीं होगा, वो मर्जिंग कहलाएगा, ठीक है। जैसे मगर दोस्तों इसकी सीमा 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बढ़ा दी गई। क्या कर दी गई, 1/3 सदस्य को बढ़ा के 2/3 कर दिया गया। अभी दोस्तों आपको पता होगा कि राज ठाकरे की पार्टी साथ हुआ था, एकनाथ शिंदे दोस्तों उसमें से 2/3 सदस्य लेकर के उड़ गए, ठीक है ना, तो उसमें उन्हें आयोग घोषित नहीं किया गया। तो ये वही था दोस्तों, ठीक है। यानी अगर दोस्तों 30 सदस्य है आपके टीम में और उसमें से 20 सदस्य कोई ले जाके आपकी पार्टी से लेके चला जाता है दोस्तों, तो वो आयोग घोषित नहीं होगा, यानी वो मर्जर कहलाएगा और वो दूसरी पार्टी खुद बना लिया दोस्तों। आपको पता है एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलके सरकार बना रखी ना, तो ये चीज़ समझ रहे हैं ना। तो 2/3 सदस्य अगर किसी पार्टी से इकट्ठे जाते हैं तो दोस्तों वो इसके लिए आयोग घोषित नहीं माने जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, राज्यसभापति, सभा का सभापति या उपसभापति आदि निष्पक्ष रहने के लिए दोस्तों पार्टी सदस्यता त्याग कर सकते हैं। जैसे अभी ओम बिरला जी हैं, ये चाहे तो बीजेपी पार्टी को दोस्तों त्याग कर दे, तब इनके ऊपर ये नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि अगर दोस्तों जब किसी पार्टी का कोई अध्यक्ष होगा तो वो पार्टी का फेवर लेगा, तो इसका मतलब होता है ये निष्पक्ष काम करेगा, ठीक। इसलिए अब तो कौन आयोग घोषित करेगा, तो ये चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। जैसे आपको पता है कि अभी लोकसभा स्पीकर कौन बनेगा, इस पर बहुत चर्चा है, ठीक है। तो साथियों याद रखिएगा कि लोकसभा में अगर दोस्तों आयोग कोई घोषित करेगा लोकसभा सदस्यों को, तो वो उसका अध्यक्ष होगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक। राज्यसभा में कोई कौन आयोग घोषित करेगा, सभापति होगा। विधानसभा में कौन आयोग घोषित करेगा, उसका विधानसभा का अध्यक्ष होगा। और विधान परिषद में दोस्तों विधान परिषद का सभापति होगा जो आयोग घोषित करेगा, ठीक है। चलिए समझ के 10वीं। अब 11वीं बात करते हैं दोस्तों। 11वां अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया, ये भी आपके यूपीएससी में पूछा गया। और इसमें दोस्तों पंचायत की शक्तियाँ, ग्राम पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेवारी, है ना। 11वीं में ग्राम पंचायत, ऐसे याद कर लेंगे, 11वीं में ग्राम पंचायत के बारे में बताएगा कि प्रधान लोग क्या काम करेंगे, कितनी उनकी शक्तियाँ होंगी। तो आपको बता दें ये लागू कब से हुआ, तो 22 अप्रैल 1993 से। और दोस्तों वैसे दोस्तों ग्राम पंचायतों के बारे में है ना 40वां संविधान संशोधन किया गया था। अब देखिए ये संशोधन क्यों लाया गया, जबकि 40वें अनुच्छेद में कहा गया था ग्राम पंचायतों गठन। देखिए इसके लिए कानून प्रॉपर बनाना कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, तो कानून बनाने के लिए दोस्तों ये 73वां संविधान संशोधन लाया गया। आपको बता दें टोटल 29 विषय हैं जिन पर दोस्तों क्या करेंगे, ग्राम पंचायत के लोग कार्य करेंगे, ग्राम प्रधान कार्य करेंगे, ठीक है। और दोस्तों इस किसकी सिफारिश पर त्रिस्तरीय लाया गया, तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ये यूपीएससी में पूछा गया। त्रिस्तरीय दोस्तों ग्राम पंचायत है, जिला फिर ब्लॉक फिर ग्राम, ठीक है। और इसको दोस्तों लागू सबसे पहले कहाँ किया गया, नागौर जिले में राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों ये चीज़ें लागू की गई। इसके बारे में दोस्तों जब भाग 9 पढ़ेंगे दोस्तों तब उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए उसके बाद 12वीं अनुसूची दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा लाया गया। 12वीं दोस्तों नगर पालिका की शक्तियों और जिम्मेदारी दी गई थी, ठीक है। देखिए पूछेगा यूपीएससी में। और इसे लागू 1 जून 1993 किया गया। इसमें टोटल 18 विषय दिए गए हैं जिन पर नगर पालिका के लोग काम करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें समझ गए, आई होप दोस्तों समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए अब दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा रटाने की, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ भाग 1 से लेकर के, ठीक है। चलिए अनुसूची 1 से लेकर के अनुसूची 1 में देखिए, अनुसूची 1 में क्या है तो आपको पता होगा कि भैया अनुसूची 1 में पहले क्या होता है, पहले इंट्रोडक्शन, तो भारत के बारे में देख रहे हैं, भारत के बारे में बताएंगे राज्य और क्षेत्र, राज्य और क्षेत्र, ठीक है, राज्य और क्षेत्र। अब 2 में दोस्तों अब राज्य क्षेत्र में बस गए लोग, तो उनको दोस्तों क्या कुछ वेतन भत्ते चाहिए, उनको गुजारा करने के लिए वेतन दे दिया हमने, तो 2 में क्या होगा वेतन, ठीक है। अब तीसरे में दोस्तों अगर किसी को वेतन दिया, कहते हैं ना पैसा दे दिएगा, खाओ कसम कि आप सही काम करोगे, तो यानी कसम असम खिलाएगा, यानी शपथ दिलाएगा, ठीक। अब शपथ तो दिला दिया गया, अब भैया शपथ दिया गया। अब कहें भैया चौथे नंबर पे क्या कहें कि भैया शपथ दिला दी गई, आप कहें काम कहाँ करेंगे भैया, किस क्षेत्र में काम करेंगे, तो उसके लिए आप सीटें तो बांट दो, यानी अपने राज्य में सीटें तो बांट दो भैया। यानी कि चौथे में क्या हुआ, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, यानी कि सीटों का बंटवारा।
अब देखिए 5वें में क्या हुआ, तो दोस्तों सीटों का बंटवारा हो गया। अब काम कहाँ करेंगे, तो दोस्तों आपको पता है कि गांव में कहाँ काम करने होते हैं, जिससे किसी भी चीज़ को काम कैसे करेंगे, जो गरीब होंगे, पिछड़े लोग होंगे, ठीक है। तो 5वें में क्या होगा, 5वें दोस्तों अनुसूचित और जनजातियों के क्षेत्र के बारे में बताया गया। क्या, अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र के बारे में बताया गया। अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र कहा गया, आप जाइए, है ना, सीट बढ़ गए भैया, इस सीट पे आपको जाना, इस क्षेत्र में आपको जाना, ठीक है। तो कहा गया कि आप जाइए, जो गरीब लोग हैं उनके बारे में देखिएगा, उनके क्षेत्र के बारे में देखिए, तो यानी अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में 5वें। और 6ठे में क्या बताया गया, तो 6ठे देखिए कहा गया खोज के लाइए, तो 6ठे में खोज के ले आए भैया, कितने 4 राज्य जनजाति क्षेत्र कितने बने, 4 बने, 4 मिले जनजाति क्षेत्र। 6ठवें में क्या हुआ, 4 क्षेत्र मिले, कौन कौन से, अमे मित्र यानी कि असम, ठीक है, मेघालय और मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है, ये मिल गए 6ठे में, ठीक है, 6 हो गए। चलिए अब 7वें दोस्तों कहा शक्ति बंटवारा कर दो, शक्तियों का बंटवारा, 7 से शक्ति बंटवारा कोई मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक। और 8वें दोस्तों क्या हुआ, 8वें में शक्तियों का बंटवारा। अब दोस्तों शक्ति मिल गई तो आपकी भाषा बदल जाएगी, जब आपके पास शक्तियाँ होंगी ना तो भैया बोलने का आपका तरीका बदल जाएगा, हम ऐंठ की बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों शक्तियों का बंटवारा तो हो गया, तो 8 में दोस्तों ऐंठ की बात करेंगे, 8 से ऐंठ की बात करेंगे, यानी किस भाषा में, टोन में आपका भाषा चेंज हो जाएगी ना, तो यानी 8वें में भाषाओं के बारे में बताया गया, ठीक, भाषाओं के बारे में। अब दोस्तों भाषाओं के बारे में बताया गया। अब ये किसी से आप भाषा गलत बोलेंगे ना तो लड़ाई झगड़ा होगी, है ना। अधिकतर लड़ाई दोस्तों गांव में किस लिए होती है, भूमि को लेकर के, ज़मीन को लेकर के, है ना दोस्तों, याद रखेंगे। तो 9वें में क्या होगा, 9वें में दोस्तों भाषा बदली तो भैया लठ चलेंगे, और लठ दोस्तों किसके लिए चलते हैं, ज़मीन जायदाद के लिए गाँव में, ठीक है। तो भूमि सुधार, है ना, कहिए ना आप अपने भूमि सुधार, है ना, तो भूमि सुधार, भूमि से दोस्तों भाषाओं में सुधार कह सकते हैं, तो भाषा में क्या सुधार करनी पड़ेगी ज़्यादा, है ना, तो भाषा सुधार मतलब भूमि सुधार, ठीक है। 9 हो गया। और इसे जोड़ा कब गया, तो पहला संशोधन किया गया, प्रथम संशोधन 1951 किया गया। अब 10 में क्या है, दर बदल, 10 से 10 और 10 से दर बदल ज़्यादा मतलब कि इसको रटने वाली जरूरत नहीं, 10 से 10 से दर बदल, 10 से 10 और 10 से दर बदल, है ना। तो दर बदल दोस्तों ये कब लाया गया, 52वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, ये भी याद रखेंगे। और फिर 11 में दोस्तों ग्राम पंचायत, ये लिखा हुआ 11 से 11 और 11 से ग्राम पंचायत ना, ग्राम पंचायत के बारे में, ये 73वां संविधान संशोधन है, ठीक। और फिर दोस्तों 12 दोस्तों फिर नगर पंचायत हो जाएगी, जब ग्राम आएगा फिर नगर भी आ जाएगा दोस्तों, नगर पंचायत ना, तो ये चीज़ें याद रखेंगे, ये भी आपका 74वां संविधान संशोधन। तो एक तरह से आपने सब कुछ याद रख लिया। पहले क्या होगा, राज्य क्षेत्र बताए जाएंगे। दूसरे में दोस्तों किसी को वेतन दिया जाएगा, भैया राज्य में रह रहा तो कुछ खर्चा पानी देंगे, खर्चा पानी तो कहेंगे खाओ माँ कसम, है ना, खाओ माँ कसम, गलत काम नहीं करोगे तो कसम खिलाई। फिर दोस्तों कहा गया जाइए, ये आपको क्षेत्र देना है, मतलब सीटें आपकी बांट दी गई, तो भैया इन सीटों पे जाइए आप काम करिए, इन पे देखिए ना, तो भैया सीटें बांट दी। अब 5वीं आप लोग गए तो भैया कहा कि सबसे गरीब लोग कहाँ हैं, तो उनके क्षेत्र के बारे में एक बायोडाटा आपने तैयार किया, हाँ क्षेत्र देख लिया। अब कितने क्षेत्र निकले, 6ठवें में बताया गया, तो अमे मित्र यानी 4 क्षेत्र निकले। अब दोस्तों 4 क्षेत्र निकले, फिर कहोगे भैया अब 7वें में शक्ति, देखिए 7वें अब ऐसे रेट निकले, 7 से 7, 7 से शक्तियों को बंटवारा कर दिया, संघ सूची, राज्य सूची, समर्थी सूची। फिर अब देखिए शक्तियाँ मिलते हैं दोस्तों, आपके टोन बदल जाएंगे, आपकी भाषा बदल जाएगी, तो भाषा 8वें में कहोगे भाषा, 22 भाषाओं का उल्लेख है वर्तमान में, ठीक। 9वें में दोस्तों अब भाषा बदली दोस्तों, तो सुधार करना पड़ेगा, भाषा में पिटाई होगी, है ना, और अधिकतर दोस्तों पिटाई किस में होती है, भूमि से संबंधित विवाद में, ठीक है। फिर 10 में दर बदल, और 11वें दोस्तों ग्राम पंचायत, और 12वें में नगर पालिका, ठीक है। आई होप ये सब चीज़ें आपने बहुत ही शानदार तरीके रट ली होंगी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों बहुत अच्छे समझा होगा ये चीज़ें। चलिए अब थोड़ा सा दोस्तों आपको बता दें कि संविधान के भाग देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। ज़्यादा इसमें हम ज़्यादा मतलब थोड़ा सा हम जल्दी पढ़ाने की कोशिश करेंगे दोस्तों इसको, ठीक है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने भाग हैं, तो आपको पता है अभी वर्तमान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, ठीक है। देखिए 22 भाग हैं दोस्तों, वैसे तो 25 है ना टोटल, अगर एक करके जोड़ेंगे तो 25 आ जाएंगे ना, और वैसे संख्या दोस्तों 22 ही है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं भाग 1 में क्या है, तो भाग है दोस्तों संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दोस्तों SSC सीजीएल में पूछा गया भाग 1 में क्या है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, कहाँ से कहाँ तक, एक अनुच्छेद 1 से 4 तक, ठीक है। भाग 2 क्या है, नागरिकता, भाग 2 नागरिकता है दोस्तों 5 से 11। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बना पाएंगे, थोड़ा समझिएगा। जैसे आपसे पूछ ले कि नागरिकता दोस्तों त्याग, अगर पाकिस्तान से कोई व्यक्ति आया है और भारत में नागरिकता चाहिए दोस्तों, किस अनुच्छेद में है, अब उसमें दोस्तों दे दिया अनुच्छेद 3, है ना, अनुच्छेद 10, ठीक है, या फिर अनुच्छेद मतलब इस तरीके से दे दिया, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद है ना 42, तो आपको तुरंत देखना भैया कि नागरिकता संबंधी अनुच्छेद किसमें होंगे, 5 से 11 तक ही होंगे दोस्तों। आप पहले उनको हटा दें, 3 में दोस्तों हो नहीं सकता, है ना, 42 में हो नहीं सकता, 10 में हो नहीं सकता, तो इस तरीके दोस्तों आप हटा करके भी उनको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार दोस्तों, ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया, है ना, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो देखिए अगर मूल अधिकार से कोई क्वेश्चन आता है तो दोस्तों 12 और 35 के बीच ही अनुच्छेद होगा। राज्य के नीति निश्चित तत्व दोस्तों किसमें, 36 से 51 में है। और मूल कर्तव्य दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया दोस्तों, ठीक है, इसको जोड़ा गया बाद में 42वें, ठीक, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक। मूल कर्तव्य दोस्तों ये USSR से लिया गया, है ना, आपके UPSI में पूछा गया, 51A में है,
अनुच्छेद कौन सा 51 है, भाग कौन सा 4 है। अब तो भाग 5 दोस्तों संघ कहाँ से कहाँ तक है, 52 से 151 तक। मगर दोस्तों इसमें हम कई चीज़ों में बांट लेते हैं, जैसे कार्यपालिका के बारे में 52 से 78 तक दिया गया है। संसद के बारे में कोई क्वेश्चन आएगा तो 79 से दोस्तों 122 तक दिया गया है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति दोस्तों 123 में दिया गया है, ये आपको पता है 123 में दोस्तों, ठीक है 1 2 3। और दोस्तों संघ की न्यायपालिका दोस्तों 124 दोस्तों आपको पता है कि ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट शुरू जाता है। और दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों इसी में आएंगे, भाग 5 में ही। ये 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया, 148 से 151 तक, ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे। वहीं भाग 6 की बात कर लेते हैं तो राज्य दोस्तों आता है राज्य सरकार, है ना, 52 से लेकर के 237 तक, 152 से लेकर के 237 तक दोस्तों। साधारण चीज़ 152 में, 253 में क्या है, 153 से 67 तक दोस्तों कार्यपालिका यानी कि, है ना, राज्यपाल वाल के बारे में। उसके बाद दोस्तों राज्य का विधानमंडल किसमें है, 168 से 212 तक। 213 में क्या है दोस्तों, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। उच्च न्यायालय कहाँ से है, 214 से, उसमें 124 में था, 214 में है, ठीक है, 214 232 तक आपको उच्च न्यायालय मिल जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय कहाँ से है, तो 233 से 237 तक। चलिए अब तो एकमात्र भाग है जो उसको हटा दिया गया, तो आपसे पूछेगा कि संविधान का एकमात्र भाग जिसे हटा दिया गया, तो 7वें संशोधन 1956 द्वारा भाग 7 को हटाएगा। 7वें संविधान द्वारा संशोधन द्वारा भाग 7 को हटाएगा, जो कि 338 में था, इसको हटा दिया गया। अब जो भाग 8 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र, SSC सीजीएल में पूछा गया संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, कहाँ बताएगा, भाग 8 में, ठीक, संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 आर्टिकल तक, ठीक है। चलिए उसके बाद भाग 9 को देखते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। भाग 9 दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों इसमें जोड़ा गया पंचायतें, ठीक, ये दोस्तों आपका 243 लेकर 243 ओ तक है। फिर 9 का ए जोड़ा गया दोस्तों, भाग 9 का ए, नगर पालिकाएँ जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसके बारे में पढ़ा चुके हैं। इसके लिए अनुसूची भी जोड़ी गई आपका, है ना, 11वीं। ये कहाँ से कहाँ तक, 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक है। वहीं 9 का बी दोस्तों सहकारी समितियाँ 97, देखिए ये इंपॉर्टेंट, सहकारी समितियाँ कब जोड़ी गई, 97वें संविधान संशोधन द्वारा। ये 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड टी तक है। भाग 10 में देखते हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया, 244 से लेकर 244 ए तक है, ठीक है। भाग 11 की बात करते हैं तो 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध बताए गए हैं, 245 से 263 तक, जिसमें दोस्तों 2 प्रकार के संबंध बताए गए हैं। पहला विधायी संबंध कहाँ से कहाँ तक है, 245 255 तक। फिर प्रशासनिक संबंध है 256 से 263 तक, ठीक है। चलिए भाग 12 की बात कर लें, वित्त संपत्ति समुदाय और वाद बताया गया, जिसमें दोस्तों 264 से 300 ए तक जोड़ा गया है। देखिए वित्त के संबंधित किसमें, 264 से 291 तक। फिर ऋण लेना दोस्तों 292 293 में, और संपत्ति समुदाय और अधिकार दोस्तों 294 से 300 तक। और वही बात करते हैं संपत्ति का अधिकार दोस्तों, ये आपको पता है कि इसे मौलिक अधिकार से उठाकर दोस्तों यहाँ पे डाला गया है, ठीक है, 300 ए में, आर्टिकल 300 ए में। चलिए 13 क्या बताया गया है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की बात की गई, और 301 से लेकर 307 अनुच्छेद तक। वही बात करते हैं अनुच्छेद 14 की, तो भारत संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं दोस्तों, जैसे सेवाएं के बारे में बात की जाती है, 308 से 323 तक है। इसमें सेवाएं दोस्तों 308 से लेकर 314 तक है, और लोक सेवा आयोग के बारे में 315 से दोस्तों 323 तक बताया गया। वहीं 14 ए जोड़ा गया, इसमें अधिकरण है ना, 323 ए से 323 बी तक। और दोस्तों 15 में निर्वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 भाग 15 में क्या है, निर्वाचन कहाँ से कहाँ तक, 324 से लेकर के 329 ए तक। 16 में दोस्तों कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हैं, 330 से लेकर 342 तक है। और 17 में दोस्तों राजभाषा के बारे में बताया, 343 से 351 तक दोस्तों राजभाषा के बारे में। 18 में दोस्तों आपातकाल है, भाग 18 में आपातकाल है, 352 से 360 तक है। 19 में प्रकीर्ण है दोस्तों 361 367 तक। और भाग 20 में दोस्तों संविधान संशोधन जो कि आपको पता दक्षिण अफ्रीका लिया गया था 368 में। वही दोस्तों भाग 21 में क्या है, अस्थायी परिवर्ती और विशेष उपबंध दोस्तों 369 से 392 तक। और भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत भाग का पाठ का निस्सरण दोस्तों, ये 393 395 तक। यानी कि हमने पूरे दोस्तों आपके जो 8 से बढ़कर दोस्तों 12 अनुसूची होती है वो देख लिया, पूरे 22 भाग देख लिए, और 395 अनुच्छेद के बारे में हमने थोड़ा बहुत देख लिया है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आया होगा ये। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे बताओ दोस्तों, जाइए हमारे प्लेलिस्ट में या फिर ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों। आपको यहाँ पर सभी दोस्तों न्यूज मिलती रहेंगे, ठीक है, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ इससे जरूर ज्वाइन कर लीजिए आपके टेलीग्राम पर, ज्ञान आरबीएल के आबाद में ऑफिशियल लगा दीजिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।